हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 6 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एड हॉक जजेस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि एड हॉक जजेस कहाँ किन्हें जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिटायर्ड जजेस के बारे में। उसके बाद फिर हम देखेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो बैठकी है वो कहाँ बैठ रही है अभी के टाइम पे और क्या उस जगह को बदला जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर द टॉपिक प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके अंदर जो दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद एक्टिंग चीफ जस्टिस। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं होते हैं उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को कब कब नियुक्त किया जाता है? तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सीट है वो अगर वैकेंट है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्ति दे सकते हैं। देन सेकेंड कंडीशन आ जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अगर टेम्परेरी पीरियड के लिए एब्सेंट है तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो किसी कारणवश अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत खराब है या आउट ऑफ इंडिया है या फिर उनके ऊपर रिमूवल का केस चल रहा है तो उस कंडीशन में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। एंड हमें याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको ही एक्टिंग चीफ जस्टिस का पोस्ट जो है दिया जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। अब हम बात करेंगे एड हॉक जजेस की। सो एड हॉक जजेस होते कौन हैं वो कॉन्सेप्ट जो है हम यहीं से समझेंगे। तो जब लैक ऑफ कोरम हो जाता है परमानेंट जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो यहाँ पे एक वर्ड आ जा रहा है कोरम। कोरम का मतलब क्या है? तो कोरम का मतलब है मिनिमम स्ट्रेंथ जो चाहिए होगी किसी मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए या फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो कोरम है परमानेंट जजेस का सुप्रीम कोर्ट का वो अगर लैक कर रहा है तो उस कंडीशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज को एड हॉक जज के रूप में नियुक्ति दे सकते हैं जो जज वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है तो हम कहेंगे उसे एड हॉक जज। ओके, what we have to remember that when there will be lack of quorum और उस समय हाई कोर्ट के किसी सर्विंग जज को सुप्रीम कोर्ट का जज टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाया जा रहा है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब हम उस हाई कोर्ट के जज को जिसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है उसे एड हॉक जज कहेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, और ये जो प्रोसीजर है यानी हाई कोर्ट के किसी जज को, सर्विंग जज को जब हम एड हॉक जज के रूप में नियुक्ति दे रहे हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है नियुक्ति दे रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उनको जो है कंसल्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट को वो जो जज है वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट है ए और यहाँ पे एक हाई कोर्ट है बी। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया कि हाई कोर्ट ए जो है वहाँ पे जो जज हैं उनकी नियुक्ति हम करना चाहेंगे एड हॉक जज के रूप में। तो ये हाई कोर्ट ए का जो चीफ जस्टिस होगा उससे कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उसके बाद ही ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी एंड उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी जो है परमिशन लेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी जब परमिशन मिल जाएगी एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट से भी जब कंसल्टेशन हो जाएगा तो ही उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जा सकता है एज एन एड हॉक जज। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जिस जज को अपॉइंट किया जा रहा है एज एन एड हॉक जज वो जो पर्सन है उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर बिकमिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्राइटेरिया जो है वो उस पर्टिकुलर जज को फुलफिल करनी
करनी पड़ेगी। तो क्वालिफिकेशन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो जो है किसी भी एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट का जज के रूप में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता है तो उस पर्सन को भी जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एडवोकेट के रूप में 10 साल या उससे ज़्यादा उसने सक्सेशन में काम किया हो तो वैसे पर्सन को भी अपॉइंट किया जा सकता है। बट यहाँ पे होता क्या है, हाई कोर्ट के जज को, सर्विंग जज को एड हॉक जज का पोस्ट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमें याद रखनी है। और जब किसी हाई कोर्ट के सर्विंग जज को एड हॉक जज का पोस्ट दिया जाता है तो जो एड हॉक जज बने होते हैं उनकी ये ड्यूटी हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी काम उनको दिया जा रहा है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वो ऑफिस संभाल रहे हैं वहाँ पे जो भी काम है उसको प्रायोरिटाइज करना होगा उस पर्टिकुलर जज को, एंड उसके बाद ही वो दूसरे कामों के ऊपर जो है फोकस कर सकते हैं। और जब ऐसे किसी पर्सन को एड हॉक जज के रूप में जो है नियुक्ति दी जाती है टेम्परेरी पीरियड के लिए तो उनको सारे वो जुरिडिक्शन पावर एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिटायर्ड जजेस। ठीक है, अभी हमने एड हॉक जजेस के बारे में देखा, अब हम रिटायर्ड जजेस के बारे में देखेंगे कि रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति जो है कब की जाती है और किसके द्वारा की जा सकती है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अगर लगता है कि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर डिसाइड करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है इसको मुझे रिजॉल्व करना है अपने रिटायरमेंट से पहले या फिर वॉट एवर डिसीजन ही और शी इज़ गोइंग टू टेक, तो उस समय वो क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके पास ये ऑथोरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जजेस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कुछ समय तक के लिए काम कीजिए। ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। बट जब वो किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को बोलेंगे कि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए आके सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में एक्ट कीजिए, तब वो जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है उसको तभी नियुक्ति मिल सकती है जब उसके पास वो क्वालिफिकेशन हो जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है हमें। और जब ऐसे किसी पर्सन को यानी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट को जब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्त किया जा रहा है फॉर टेम्पररी पीरियड, तब ऐसे केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एंड उस पर्सन से भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जिस पर्सन को वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्त करवाना चाहते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड। ठीक है, तो जब दोनों जगहों से परमिशन मिल जाएगी तो ही उस पर्टिकुलर पर्सन को जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का उसको सुप्रीम कोर्ट का टेम्पररी जज जो है नियुक्त किया जाएगा। और जो भी ऐसे जज नियुक्त होंगे उनको वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो जो डिसाइड करेंगे वही चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी उन जजेस को। ठीक है, एंड साथ ही साथ जब किसी रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय वो जो पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट हो गया उसको वो सारे जुरिडिक्शन के पावर्स जो हैं मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को दिए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बैठक जो है कहाँ पे लगेगी या सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ पे रहेगा। तो हम क्या देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक है वो दिल्ली के अंदर लगती है, बट इस प्लेस को चेंज किया जा सकता है। बट कैसे चेंज किया जा सकता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अगर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्लेस जो है चेंज किया जाए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे वो पहले अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर अप्रूवल मिल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्लेस है वो बदला जा सकता है। ठीक है, अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट का अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मतलब क्या हो गया, तो ओवरऑल हम अगर इसको जनरल मीनिंग लेना चाहे तो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है उसका अगर परमिशन मिल जाता है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनका अगर परमिशन मिल जाता है तभी जो प्लेस है सुप्रीम कोर्ट का, सीट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसे बदला जा सकता है।
अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, जो जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो फॉलो किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, उसके अंदर अगर बदलाव लाना है तो कैसे लाया जाएगा। तो उसके लिए अगर कुछ बदलाव करने हैं तो जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पहले अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर अप्रूवल दे दिया रिगार्डिंग सम चेंजेस ऑफ रूल्स, तो जो रूल्स है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोसीजर है, उसके अंदर बदलाव जो है किया जा सकता है। बट क्या हमें ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट से पहले उसका अप्रूवल अगर मिलता है तो ही वो चेंजेस जो है एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो चेंजेस जो है एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143 जिसके तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी मैटर को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर उनको कुछ लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो फिर उस पर्टिकुलर मुद्दे पे, उस पर्टिकुलर केस पे, उस पर्टिकुलर मैटर पे अपना जो ओपिनियन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं या फिर रेफरेंसेस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल नंबर 143 के द्वारा दिया जाता है, किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसे ही अगर केसेस पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे केस के ऊपर जब डिस्कशन होगा तो कम से कम 5 जजेस का बेंच जो है वो बैठेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143 के तहत कोई केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है तो उस केस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कम से कम हमें कितने जजेस की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 5 जजेस की आवश्यकता होती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बाकी जो अदर केसेस होते हैं, जनरली जो और केसेस पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे कम से कम 3 जजेस का बेंच जो है बैठता है। ठीक है, तो ये हम नंबर ऑफ जजेस यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम हमने 3 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि उस केस के अंदर कुछ वजन है, कुछ बात है, और उस केस का जो जस्टिफिकेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 जजेस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमें ध्यान देना है। आर्टिकल नंबर 143 के ऊपर मैं कुछ और बातें जो है आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आर्टिकल नंबर 143 के तहत 2 कंडीशन है जहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो एडवाइस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बट जो 2 कंडीशन, उसमें से एक कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि वो एडवाइस टेंडर करे। ठीक है, तो 2 कंडीशन कौन से हैं? तो पहला कंडीशन ये हो जाता है कि जब कोई लॉ या कोई फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में देखा गया, पाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, तब उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है उसके ऊपर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अंडर आर्टिकल नंबर 143 कुछ ओपिनियन जो है मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। एंड हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ओके, एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ओपिनियन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे भी दिया रूलिंग गवर्नमेंट को, तो रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को मानना चाहेगी या नहीं मानना चाहेगी। ओके, ये पॉइंट हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? सेकंड कंडीशन क्या है? तो कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी जो हुआ था या एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से, और उस चीज़ की वजह से कुछ लीगल मैटर जो है आया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से या फिर एग्रीमेंट की वजह से कुछ लीगल प्रॉब्लम आ रहा है रूलिंग गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 143 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस मांगा है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस जो है टेंडर करे। बट अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस प्रोवाइड कर दिया, अपना ओपिनियन जो है दे दिया, तो रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 143 के रिस्पेक्ट में हमें ये बातें जो है याद रखनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड इसमें ट्विस्ट जो है किया जा सकता है। ओके, जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में वो ओपन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ओपन कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? तो जनता के सामने
जो जजमेंट है वो दिया जाता है। जो दोनों पक्ष होते हैं वो अपना ओपिनियन जो है, अपना जो बात है वो जनता के सामने ही रखते हैं एंड जजेस जो हैं जनता के सामने ही अपना डिसीजन जो है वो सुनाते हैं। जितने भी जजमेंट हैं वो मेजॉरिटी वोट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कम से कम 3 जजेस बैठाया जाता है। उसी तरीके से हम हमेशा ऑड नंबर में जजेस बैठाते हैं। क्यों? ताकि ये जो वोटिंग है उसका हम एकदम से जल्दी से रिजल्ट जो है देख सकें। अदरवाइज हमने 4 जज बैठा दिया किसी केस में एंड 2 जज कह रहे हैं कि नहीं, इस केस का जो जजमेंट है ऐसा होना चाहिए, एंड दूसरे जो हैं 2 जज वो उस केस के जजमेंट को एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे केस जो है अटक जाएगा। इसीलिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस जो है वो बैठाए जाते हैं एंड बाद में फिर मेजॉरिटी जो है वोट के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि जो जजमेंट है वो किस पक्ष में जा रहा है। बट जो जजेज हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ़र कर रहे हैं तो वो अपना अलग से ओपिनियन जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हो एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने नोट डाउन किया हो, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एंड आज की वीडियो में इतना ही, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी जो नज़रें हैं अपने लक्ष्य पे हमेशा रखें और अपने पैर को ज़मीन से लगा के रखें, बिकॉज अगर ज़मीन से पैर उठ गई, हवा का एक झोंका जो है वो आपको उड़ा के कहीं और ले जा सकता है और आप अपने लक्ष्य से पूरी तरीके से भटक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स है उसको कवर अप करते जाएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।